अरस्तु के अनुकरण, दुखांतक और विरेचन को समझने के लिए उनके परिवेश को समझना जरूरी है। अरस्तु के काव्यशास्त्र का यूनानी नाम पेरिपोइएतिकेस है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद ऑन पोएटिक्स है। यह लगभग 330 की रचना है। यूनान में राजनीतिक पतन के बाद विद्यापीठों का महत्व क्षीण हो गया था और ज्ञान विज्ञान, कला आदि की उपेक्षा के कारण नष्ट प्राय हो गए थे। ऐसा भारत में भी हुआ है। 1498 में वाल्ला, जो इतावली विद्वान था, लैटिन में इसका अनुवाद किया। टी विंस्टेंसी ने पहली बार अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड से 1780 में प्रकाशित किया। एस.एच. बूचर ने 1894 तथा इन ग्रैम बाईवाटर 1898 में इसका प्रसिद्ध और प्रामाणिक अनुवाद प्रस्तुत की। पेरिपोइएतिकेस 50 पृष्ठों की एक छोटी सी रचना है, जिसमें 26 अध्याय हैं। यह खंडित और अधूरा भी है। इसमें विरेचन का उल्लेख भर है। अपने राजनीति शास्त्र में अरस्तु ने स्पष्ट कहा है कि इसका विशद निरूपण अपने काव्य शास्त्र में करेंगे। इस अपूर्ण, खंडित और अति संक्षिप्त कृति में कुछ ऐसा है जो उपजीव्य बना हुआ है। अरस्तु मूर्त वैज्ञानिक, तार्किक, दार्शनिक हैं। वे किसी भी वस्तु का पहले तटस्थ दृष्टि से सम्यक निरीक्षण, परीक्षण करते हैं, फिर विवेचन या निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। अरस्तु मानते हैं कि किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए उसके प्रयोजन, उपादान कारण, निमित्त कारण और तत्व, इन पर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। बिना प्रयोजन के किसी वस्तु का निर्माण संभव नहीं है। ज्ञान से घड़ा नहीं बनता। मिट्टी की जरूरत है, जो उसका उपादान कारण है। चाक, कुम्हार भी इसके लिए अपेक्षित हैं, जो घड़े के निमित्त कारण हैं। आपस में इनके न रहने पर कुछ भी संभव नहीं है। घड़े के तत्व का भी ज्ञान अपेक्षित है, अर्थात मिट्टी, चाक, कुम्हार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किंतु क्या बनाना है यदि नहीं मालूम है तो कुछ भी सृजित नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्ञान का होना अपेक्षित है। इसलिए घटत्व से परिचित होना आवश्यक है। इस कसौटी को अरस्तु सर्वत्र काम में लाते हैं। पोएटिक्स, जिसे काव्य शास्त्र भी कहा जाता है, में भी उन्होंने काव्य के प्रयोजन, उपादान, निमित्त कारण और तत्व को आवश्यक माना है। विरेचन का नामोल्लेख काव्य शास्त्र में है, किंतु स्पष्टीकरण राजनीति शास्त्र के खंड 8 अध्याय 7 में कर। इसी तरह काव्य और काव्य के संबंध में अनेक अवधारणाओं की चर्चा अरस्तु भौतिक विज्ञान, तत्व मीमांसा, आचार शास्त्र आदि में करते हैं। अरस्तु एक परिभाषा देते हैं कि कला प्रकृति का अनुकरण करती। यह उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, जो उनके काव्य शास्त्र में नहीं मिलती, बल्कि भौतिक विज्ञान के खंड 2 अध्याय 2 में है। अरस्तु की कृतियां यूनानी भाषा में हैं। यूनानी भाषा के बहुत सारे शब्दों का अर्थवत्ता या अर्थ छटा अंग्रेजी में व्यक्त नहीं है या अंग्रेजी में व्यक्त नहीं हो सकता। जैसे मिमेसिस, इसका अंग्रेजी अनुवाद इमिटेशन है, पर इमिटेशन से मिमेसिस का पूरा अर्थ व्यक्त नहीं होता। जैसे संस्कृत के रस और ध्वनि के लिए क्रमशः सेंटिमेंट और सजेशंस शब्द प्रयुक्त होता है, किंतु दोनों मूल अर्थ से काफी दूर है। केवल अंग्रेजी शब्दों के द्वारा रस, ध्वनि के मर्म तक नहीं पहुंचा जा सकता। यहाँ प्रमुख कारण भाषा भेद है। अपने मत या कथन को स्पष्ट करने के लिए अरस्तु होमर, क्लियोफोन, हेगेमोन, निकोखारेस, सोफोक्लेस, एयूरिपिदेस, अरस्तोफेनेस, एस्खिलुस आदि यूनानी रचनाकारों से उदाहरण देते। उनका सिद्धांत पक्ष तो स्पष्ट हो जाता है, किंतु विनियोग धूमिल रह जाता है। इसके कुछ कारण हैं। काव्य शास्त्र यूनानी भाषा में है। यूनान के लोग श्रेष्ठता की ग्रंथि से ग्रंथित अन्य भाषा भाषियों को वे बर्बर समझते थे और उनके साहित्य से परहेज भी करते। स्वयं अरस्तु भी इससे मुक्त नहीं थे। उनका काव्य शास्त्र देश काल की सीमा से बंधा हुआ है। उसे सार्वदेशिक, सार्वकालिक मानना गलत। जैसे उनका दुखांतक, जिसे ट्रेजेडी कहा गया है, संबंधी मान्यताएं शेक्सपियर के दुखांतकों पर घटित नहीं होती। अरस्तु मीमांसकों, व्याख्याकारों के भीड़ में खो गए हैं। जैसे
वाद रायण के ब्रह्मसूत्र से अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अनेक मतवाद फूट पड़े। भरत मुनि के रस सूत्र का भी यही हाल हुआ। उनका क्या अभिमत था रस को लेकर, यह तो वे ही जाने। किंतु लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त आदि ने अपने अभिमत को ही भरत का अभिमत सिद्ध करने का प्रयास किया है। एक जगह बूचर ने कहा कि अरस्तु के काव्य शास्त्र में सौंदर्य विषयक ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जो स्वयं अरस्तु के दिमाग में ही नहीं आए होंगे। अविवेक और अति उत्साह में ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए गए। अरस्तु के अभिप्राय में मतभेद का एक कारण और भी है, और वह है काव्य शास्त्र का अपूर्ण, खंडित और संक्षिप्त रूप। विस्तार और सामंजस्य के अभाव में संकेतात्मक उक्तियों की अनेकार्थता दुर्निवार हो जाती है। इसके लिए सदा व्याख्याकारों को ही दोष देना ठीक नहीं है। काव्य शास्त्र की रचना के मूल में अरस्तु के दो उद्देश्य दृष्टिगोचर होते हैं। अपनी दृष्टि से यूनानी काव्य का विवेचन विश्लेषण, दूसरा अपने गुरु प्लेटो द्वारा काव्य पर दिए गए आक्षेपों का समाधान। इस प्रसंग में अरस्तु ने न तो कहीं प्लेटो का नाम लिया है और न खंडनात्मक तेवर अपनाया है, और न गुरु के विचारों की तुलना में अपने विचारों को श्रेष्ठ ठहराया है। प्लेटो का काव्य शास्त्र में प्रत्याख्यान है। प्लेटो के एक एक आक्षेप का अरस्तु ने समाधान किया है संयत और तटस्थ ढंग से। अरस्तु का काव्य शास्त्र मूलतः दुखांतक का विवेचन है। अन्य विषयों का स्पर्श या तो दुखांतक का अंग है या उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए। इसके कई कारण हैं। नंबर 1, हो सकता है कि अरस्तु ने काव्य की अन्य विधाओं पर लिखा हो जो नष्ट हो गया हो। कुछ विद्वानों का मत है कि काव्य शास्त्र का एक दूसरा भाग भी था। नंबर 2, काव्य पर प्लेटो का आक्षेप का मुख्य आधार दुखांतक था। उनका मानना था कि दुखांतक भावों को उद्दीप्त करके मनुष्य को निर्बल बनाता है और उसके विवेक को छीड़ करता, इसलिए अवांछनीय है। अरस्तु को इस अवधारणा का निराकरण करना था। चूंकि प्लेटो का आक्षेप दुखांतक पर था, अतः अरस्तु ने अपने विवेचन में उसी को स्थान दिया। नंबर 3, अरस्तु के समय तक दुखांतक विकसित, प्रौढ़ और लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित हो गया था, जिससे उसका विवेचन आवश्यक था। चौथा, हो सकता है कि अरस्तु की अपनी रुचि भी दुखांतक में रही हो, क्योंकि उन्होंने प्रहसन को चलता भर कर दिया है। उनकी लेखन शैली सीधी और सपाट है। भाषा में एक रसता और वस्तुपरकता भी है। 5वां, स्पार्टा का एथेंस के साथ युद्ध चल रहा था। 404 ईस्वी में एथेंस की पराजय हुई थी, जिसके कारण उसका राजनीतिक प्रभुत्व और प्रभाव समाप्त हो गया। प्लेटो इस युद्ध के दृष्टा ही नहीं, बल्कि युद्ध के कारण अवमाननाओं, यातनाओं के भोक्ता भी थे। इसी संदर्भ में वे शूरवीरता महत्व देते हैं। अरस्तु का जन्म इस युद्ध से 20 वर्ष बाद 384 ईस्वी पराजय के दंश को अरस्तु ने नहीं झेला था, जिस कारण प्लेटो दुखांतक का बहिष्कार किया था। अरस्तु के समय में स्थितियां बदल गई थी, इसीलिए शुद्ध साहित्यिक तथा वस्तुगत दृष्टि से दुखांतक का विश्लेषण जितना अरस्तु के लिए संभव था, उतना प्लेटो के लिए नहीं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत यूनान, पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, कला, विज्ञान आदि का मूल स्रोत है, और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी विद्वान अरस्तु का स्थान इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि यदि इन्हें पाश्चात्य विधाओं का आदि आचार्य भी कह दिया जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। अरस्तु मूलतः वैज्ञानिक, तार्किक तथा दार्शनिक थे। उनका लालन पालन सुसंस्कृत, संपन्न तथा अभिजात्य वातावरण में हुआ, जिसकी छाप उनके व्यक्तित्व में विद्यमान थी। एक ओर वे प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे, तो दूसरी ओर विश्व विजेता सिकंदर महान के गुरु होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त था। उनकी मेधा विस्मयजनक थी। उनकी मनीषा और विद्या व्यसन से उल्लासित होकर आचार्य प्लेटो ने एक बार कहा कि मेरे विद्यापीठ के 2 भाग हैं, एक है शरीर और दूसरा मस्तिष्क। अन्य सभी छात्र शरीर हैं और अरस्तु मस्तिष्क हैं। अरस्तु को विभिन्न विषयों का ज्ञान था।
ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति और इसे उन्होंने अपने ऊपर चरितार्थ कर रखा था। जिस अधिकार से उन्होंने दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषण शास्त्र आदि पर लेखनी चलाई, उसी अधिकार से भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मौसम विज्ञान, मनोविज्ञान आदि पर भी उन्होंने अपने जीवन में लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। उनमें से बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, केवल 2 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। तेकनेस रितेरिकेस, जिसे भाषण कला से संबंधित माना गया है, और दूसरा है पेरिपोइएतिकेस, यह अध्यापन संबंधी संपादकीय सामग्री जैसी है। इन ग्रंथों में उनके साहित्य संबंधी विचार उपलब्ध होते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तु द्वारा लिखित काव्यशास्त्र का स्थान महत्वपूर्ण है। अरस्तु के काव्यशास्त्र का यूनानी नाम पेरिपोइएतिकेस, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण ऑन पोएटिक्स, किंतु वह केवल पोएटिक्स नाम से प्रसिद्ध है। काव्यशास्त्र की रचना के मूल में अरस्तु के 2 उद्देश्य रहे हैं। एक तो अपनी दृष्टि से यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन विश्लेषण, दूसरा अपने गुरु प्लेटो द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का समाधान। किंतु इस प्रसंग में अरस्तु ने न तो कहीं प्लेटो का नाम लिया, न खंडनात्मक तेवर अपनाया, और न ही अपने गुरु के विचारों की तुलना में अपने विचारों को श्रेष्ठ ठहराने की अति शालीनता प्रदर्शित की है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुकृति सिद्धांत है। उनके अनुसार सभी कलाओं का मूल तत्व अनुकृति ही है। काव्य भी एक कला है, अतः काव्य की उत्पत्ति भी अनुकरण से ही होती है। यदि भारतीय शब्दावली का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि अरस्तु के विचार से काव्य की आत्मा अनुकृति है। प्लेटो ने अनुकरण शब्द के लिए यूनानी भाषा ग्रीक में मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया था। मिमेसिस शब्द का अंग्रेजी अनुवाद इमिटेशंस, जो हिंदी में अनुकरण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्राचीन यूनान में कला की मीमांसा नैतिक दृष्टि से होती थी, इसलिए उनका मत था कि कला सच्चे रूप में अनुकरणात्मक होती है। सबसे पहले सुकरात ने इसका आंशिक विवेचन करते हुए कहा कि मन के आंतरिक भावनाओं का अनुकरण चेहरे से इंगित हो सकता है। इसी वाक्य को काव्य के अनुकरण सिद्धांत पर लागू किया गया और अरस्तु ने उसमें रंग भर दिया। अरस्तु ने अनुकरण शब्द अपने गुरु प्लेटो से ही लिया है, किंतु उन्होंने अनुकरण के संदर्भ में अपने गुरु प्लेटो की मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत मतों को स्थापित किया है। प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत के विवेचन के आधार पर काव्य को त्याज्य समझते हुए कहा कि ईश्वर ही सत्य है, इसकी अनुकृति संसार है और संसार की अनुकृति काव्य है। इस प्रकार काव्य अनुकरण का अनुकरण होने से मिथ्या व्यापार है। प्लेटो ने अनुकरण का प्रयोग स्थूल अर्थ में किया। प्लेटो के उपरोक्त अनुकरण सिद्धांत में अरस्तु ने अपनी कल्पना के माध्यम से नया रंग भरते हुए सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा और उसे दार्शनिक, राजनीतिक तथा नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त किया। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तु ने अनुकृति को इतना अधिक महत्व दिया है कि उनके विचार से काव्य की सृष्टि और उसके आस्वादन का मूल कारण अनुकृति ही है। वे काव्य के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि कविता सामान्यतः 2 कारणों से प्रस्फुटित हुई प्रतीत होती है। इसमें से पहला कारण है मानव सहज स्वाभाविक अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति मनुष्य में बचपन से ही विद्यमान रहती है। मनुष्य और अन्य प्राणियों में एक अंतर यह है कि वह जीवधारियों में सबसे अधिक अनुकरणशील होता है तथा आरंभ में वह सब कुछ अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। कविता की उत्पत्ति के दूसरे कारण के रूप में उन्होंने सामंजस्य और लय की प्रवृत्ति का अध्ययन किया है। काव्य सृष्टि के साथ साथ काव्यास्वादन का रहस्य भी मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति में ही निहित है। अरस्तु के विचार से अनुकृत वस्तु से प्राप्त आनंद भी कम सार्वभौम नहीं है। अनुभव इसका प्रमाण है। जिन वस्तुओं के प्रत्यक्ष दर्शन से हमें क्लेश होता है, उन्हीं की यथावत प्रतिकृति को देखकर हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अरस्तु ने काव्य के संदर्भ में जो अनुकरण शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ उन्हें उत्पादन या सर्जन ही अभिप्रेत है। अनुकरण केवल बाह्य प्रकृति का न होकर अंतः प्रकृति का भी होता है। कलाकार
बाह्य प्रकृति से सामग्री का चयन करते हुए उसे अपने रंग से छांट कर संयोजित करता है। इस प्रकार कला अनुभूति को जन्म देती है। कलाकार अनुकरण के माध्यम से ही प्रकृति द्वारा प्रस्तुत नग्न यथार्थ का परित्याग कर और उसके विकास की अवरोधक घटनाओं तथा परिस्थितियों से उसे मुक्त कर यथार्थ के परिष्कृत रूप को प्रकट करती है। इस प्रकार कलाकार अपनी कल्पना और संवेदनशीलता के जरिए प्रकृति में जो अपूर्ण होता है उसे पूर्ण रूप प्रदान करता है। इसलिए जहां प्लेटो अनुकरण को नकल मानता है, वहीं अरस्तु उसमें सर्जनशीलता देखता है। वह कविता और अनुकरण का सह संबंध मानता है। अरस्तु की दृष्टि से अनुकरण एक सर्जनात्मक व्यापार है। वह बिंब के रूप में मूर्त की ही अभिव्यक्ति है। प्लेटो अनुकरण को पूरी तरह प्रकृति की चेष्टा मानते हैं, लेकिन अरस्तु अनुकरण को प्रकृति का पुनः सर्जन मानते हैं। यहाँ पर यही अंतर। रचनाकार का अनुकरण दर्पण में स्थित प्रतिबिंब जैसा नहीं होता, लेकिन वह बाह्य जगत को यथावत अर्थात ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित कर देता है। कलाकार केवल बाहरी स्थितियों का ही अंकन नहीं करता, बल्कि जैसा होना चाहिए का भी प्रत्यंकन करता है। यही इतिहासकार और कवि का भेद भी स्पष्ट हो जाता है। इतिहासकार तो उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, और कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। इसलिए काव्य का रूप अपेक्षाकृत अधिक भव्य है। अरस्तु की अनुकरण संबंधी धारणा। अरस्तु के काव्य की विषय वस्तु का चित्रण 3 रूपों में हो सकता है। पहला, प्रतीयमान अर्थात वस्तु जैसी वास्तव में है, जैसे दिखाई देती है या प्रतीत होती है, वह प्रतीयमान है। दूसरा, संभाव्य वस्तुएं जो हैं नहीं मगर हो सकती हैं, वह संभाव्य है, आदर्श है। तीसरा है आदर्श अर्थात वस्तुओं को जैसा होना चाहिए। अरस्तु के काव्य सिद्धांत का विवेचन विश्लेषण करने वाले हुचर ने अनुकरण संबंधी मान्यताओं को 4 चरणों में बांटा। और पहला है कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन है। दूसरा, कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन तो है, किंतु उसके मौलिक रूप में नहीं, बल्कि उस रूप में जैसी वह ज्ञानेंद्रियों को प्रतीत होती है। अर्थात कोई वस्तु जैसे रहती है वह उस रूप में कलाकृति में अभिव्यक्त नहीं होती, बल्कि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से मन पर उसका जो बिंब अंकित होता है उसी के अनुरूप वह कलाकृति में अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार कलाकृति वस्तु का प्रतिफलन नहीं, बल्कि कलाकार के या मनोजगत का प्रतिफलन है। तीसरा, कलाकृति मानव जीवन के सामान्य पक्ष का अनुकरण करती है। और चौथा है कलाकृति मानव जीवन का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इसे निष्कर्ष के रूप में हम समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अरस्तु के अनुसार अनुकरण के विषय जीवन का बहिरंग पक्ष ही नहीं, अपितु अंतरंग पक्ष विचार, अनुभूति, कल्पना आदि भी है। और इन दोनों में भी अंतरंग पक्ष का प्राधान्य है, क्योंकि अनुकरण यथार्थ रूप का नहीं संभावित रूप का भी किया जाता है। वे वस्तु जैसी है की अपेक्षा वस्तु कैसी होनी चाहिए या कैसी हो सकती है पर अधिक जोर देते हैं। फिर भी अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की परिधि भी बड़ी संकुचित है। उनमें कवि की अंतः चेतना को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि देना चाहिए था। समग्रतः कहा जा सकता है कि अरस्तु ने अनुकरण को प्लेटो की अपेक्षा भले ही नवीन अर्थों में प्रयोग किया हो और उनमें शिव की अपेक्षा सौंदर्य की ओर बल दिया हो, उसे दार्शनिक व नीतिज्ञों के चंगुल से भी पृथक किया हो, पर वह उसके आंतरिक पक्ष की सतह तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी यह सिद्धांत अपना महत्व रखता है। अंग्रेजी के आलोचक जॉर्ज सेंट्सबरी के अनुसार यद्यपि यह सिद्धांत विवादास्पद रहा है, फिर भी इसका महत्व कम नहीं है, क्योंकि यही पहला सिद्धांत है जिसने काव्य में प्रकृति और कला के तत्वों का पारस्परिक अनुपात निर्धारित करने का प्रयास किया है। प्लेटो और अरस्तु की काव्य विषयक मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन। प्रथम, प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे और अरस्तु वैज्ञानिक हैं, अतः दोनों के दृष्टिकोण में अंतर था। प्लेटो के लिए प्रत्यक्ष जगत जितना सत्य था, अरस्तु के लिए वस्तु जगत भी उतना ही सत्य था। दूसरा, प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। अरस्तु विज्ञान की ही तरह कला और काव्य के उपादानों, विषय, माध्यम तथा पद्धति का विश्लेषण किया और अपने निष्कर्षों को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत किया। तीसरा, प्लेटो काव्य को सत्य से त्रिधा दूर लगा था, क्योंकि उसमें आदर्श
आदर्श की अभिव्यक्ति नहीं थी। काव्य को प्लेटो ने व्यक्तिनिष्ठ रूप में देखा। उन्हीं के मतों की नवीन व्याख्या अरस्तु ने प्रस्तुत और कहा कि काव्य न तो सत्य से दूर है, न व्यक्तिनिष्ठ है, वह सत्य भी है और सामान्य भी। सत्य तो इतना कि इतिहास से भी ऊंचे स्थान का अधिकारी। चौथा पॉइंट, बिंदु 4, प्लेटो की मान्यता के अनुसार महत्तम और सुंदरतम कार्य प्रकृति द्वारा संपादित होते हैं, हीनतर लघुतर कला द्वारा। अरस्तु के अनुसार जो काम प्रकृति नहीं कर पाती उन्हें कला पूरा करती है। कला प्रकृति की कमियों को पूरा करने का साधन है, इसलिए कला प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवा, प्लेटो कहते हैं कि कला भ्रम उत्पन्न कर मन को छलती है और तर्क शक्ति को छीण करती है, जबकि अरस्तु कहते हैं कि कला मन में भ्रम नहीं उत्पन्न करती और न ही धोखे में डालती है और न तर्क शक्ति को छीण करती है, बल्कि वह उस सर्वव्यापी आदर्श को प्रतिबिंबित करती है जो भौतिक सत्ता के विविध रूपों में आबद्ध रहने से पूर्णतः सम्यक अभिव्यक्ति नहीं हो पाता। छठा, प्लेटो ने कवियों जिसे अनुकर्ता का बताया था, अरस्तु कवि को कर्ता मानते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सृष्टि के समान वह भी नवीन सृष्टि करता है। कवि को कर्ता के साथ साथ अनुकर्ता भी कहा जा सकता है। कर्ता और अनुकर्ता पर विचार करने वाले कुछ विद्वान जैसे रेने देकार्ते 1596 से 1650, जॉन लॉक 1632 से 1704, जॉर्ज बर्कले 1685 से 1753, डेविड ह्यूम 1711 से 1776, कांट 1724 से 1804, सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 से 1834, बोदलेयर 1821 से 1867, और ये कहते हैं कि अनुकरण कला की शत्रु है। बोदलेयर ने अरस्तु का समर्थन किया और कहा कि जो एग्जिस्ट है उसका अनुकरण व्यर्थ है। ऑस्कर वाइल्ड 1854 से 1900 ईस्वी तक।